कोटक महिंद्रा बैंक ने सैटरडे को बताया कि उसकी कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 5% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है, जो 4,924 करोड़ रुपए हो गई है। यह अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर के लिए है, मतलब FY26 का Q3। सिक्वेंशियली बैंक का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 10% ऊपर था। स्टैंडअलोन बेसिस पर प्राइवेट प्रॉम्प्टर लेंडर ने Q3 में नेट प्रॉफिट में 4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ 3,446 करोड़ रुपए की रिपोर्ट दी, क्योंकि प्रोविजंस में थोड़ी बढ़ोतरी हुई और नेट इंटरेस्ट इनकम और अदर इनकम में कम ग्रोथ देखी गई। सिक्वेंशियली स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट 6% ऊपर था। नेट इंटरेस्ट इनकम, जो कि बेसिकली इंटरेस्ट अर्नड और इंटरेस्ट वन स्पेंडेड के बीच का डिफरेंस होता है, ईयर ऑन ईयर 5% और सिक्वेंशियली 3% बढ़कर 7,565 करोड़ रुपए हो गए। भले ही ग्रॉस एडवांसेस ईयर ऑन ईयर 15% और सिक्वेंशियली 4% बढ़कर 4.99 ट्रिलियन रुपए हो गए। अदर इनकम ईयर ऑन ईयर 8% और सिक्वेंशियली 10% बढ़कर 2,838 करोड़ रुपए हो गई। नेट इंटरेस्ट मार्जिन या NIM, जो कि बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी का एक मेजर है, 4.54% पर सिक्वेंशियली स्टेबल रहा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर NIM 39 बेसिस पॉइंट्स नीचे था। बैंक ने Q3 में 810 करोड़ रुपए के प्रोविजंस बताए, जो ईयर ऑन ईयर 2% ज्यादा आइसन, लेकिन सिक्वेंशियली लेंडर के प्रोविजंस 15% कम हुए। बैंक के फ्रेश स्लिपेजेस Q3 में 1,605 करोड़ रुपए थे, जबकि Q2 में यह 1,629 करोड़ रुपए था और Q3 FY25 में 1,600 रूलिंग 1 करोड़ रुपए वॉज। एसेट क्वालिटी भी अच्छी हुई है। Q3 FY26 के आखिर में ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 1.30% थे, जो पिछले क्वार्टर से 9 बेसिस पॉइंट्स कम है और साल भर पहले से 20 बेसिस पॉइंट्स कम आइज। नेट NPAs 0.31% पर थे। बैंक के नेट एडवांसेस Q3 में 16% सालाना और 4% सिक्वेंशियली बढ़कर 4.80 ट्रिलियन रुपए हो गए। कस्टमर ई-फ्रॉमिट्स, जिनमें एडवांसेस और क्रेडिट सब्स्टिट्यूट्स शामिल आइजन, बढ़कर 5.29 ट्रिलियन रुपए हो गए, जो सालाना 15% ज्यादा है। बैंक के कंज्यूमर बैंकिंग पोर्टफोलियो में होम लोन और प्रॉपर्टी के बदले लोन सालाना 18% और सिक्वेंशियली 5% बढ़कर 1.44 ट्रिलियन रुपए हो गए, जबकि क्रेडिट ऑफर्ड पोर्टफोलियो सालाना 13% और सिक्वेंशियली 1% घट गया। जिसके लेसर्शियल बैंकिंग पोर्टफोलियो में सालाना 7% और सिक्वेंशियली 4% की ग्रोथ हुई, जो 1.02 ट्रिलियन रुपए हो गया। इसके अलावा इसके होल फॉर्मल बैंकिंग पोर्टफोलियो में शानदार 7% सालाना और 4% सिक्वेंशियली ग्रोथ हुई, जो 1.52 ट्रिलियन रुपए हो गया। हम पूरे क्रेडिट ऑफर्ड बिजनेस को फिर से बना रहे आइसन। हमने अपने प्रोडक्ट फ्रॉम्प्ट को पूरी तरह से बदल दिया है और बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए आइसन। नए ऑफर्स मार्फोर्ट में अच्छे से फ्रॉमेट हो गए आइसन। अब से हम अलग अलग प्रमोशंस के साथ इश्यूएंस और स्पेंड्स दोनों को बढ़ाएंगे, तो हमें अगले कुछ क्वार्टर में क्रेडिट ऑफर्ड पर तेजी देखने को मिलेगी। कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अशोक वासवानी ने कहा। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर क्रेडिट ऑफर्ड एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत वन साइटिंग है, लेकिन ऐसा भी है जिसके लिए बैंक को सावधान रहना विल बी। वासवानी ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम क्रेडिट ऑफर्ड बिजनेस में कहां आइसन। बैंक के टोटल पीरियड एंड डिपॉजिट्स 15% साल दर साल बढ़कर 5.42 ट्रिलियन रुपए हो गए। एवरेज टोटल डिपॉजिट्स भी 15% साल दर साल बढ़कर 5.26 ट्रिलियन रुपए हो गए, जिसमें एवरेज करंट डिपॉजिट्स में साल दर साल 14% की बढ़ोतरी हुई। एवरेज फिक्स्ड रेट फ्रॉम विंग्स डिपॉजिट्स में साल दर साल 12% की बढ़ोतरी हुई और इस पीरियड में एवरेज टर्म डिपॉजिट्स में साल दर साल 19% की बढ़ोतरी हुई। 1 ऑफिस दिसंबर 2025 तक
ऑफसा रेशियो 41.3% रहा। फाइनेंशियल ईयर 26 की तीसरी तिमाही के लिए बैंक का कॉस्ट ऑन अ फंड्स 4.54% था, जो पिछली तिमाही के 4.70% से कम है। जिसका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो 88.6% रहा। अलग से बैंक ने कहा कि उसके बोर्ड ने प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के जरिए 15,000 करोड़ रुपए जुटाने के मोशन को मंजूरी दे दी है। फाइनेंशियल ईयर रूलिंग इज माइन। यह पूछने पर कि क्या बैंक अपने रिटेल बुक को बढ़ाने के लिए इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज देख रहा है, वासवाणी ने कहा, रिटेल एक ऐसा बिजनेस है जो हमें बहुत पसंद आता है। हम अपनी बुक बढ़ाना चाहते आईएसएन, चाहे वह ऑर्गेनिकली हो या इनऑर्गेनिकली। तीसरी तिमाही में हमने अपनी रिटेल बुक को बहुत अच्छे से बढ़ाया आईएस। जहां तक इनऑर्गेनिक ग्रोथ का सवाल है, हम मार फोर्ट प्लेस में आने वाले हर एक अपॉर्चुनिटी को देखते आईएसएन। हम अपॉर्चुनिटी को देखते आईएसएन और यह देखते आईएसएन कि क्या यह हमारे बिजनेस में स्ट्रेटेजिकली फिट बैठता है, और अगर यह फिट बैठता है तो हम यह सुनिश्चित करने के लिए वैल्यूएशन देखते आईएसएन कि यह सही आईएस। अगर यह टूनों पर खरा उतरता है तो हम आमतौर पर आगे बढ़ेंगे। संसद के बजट सत्र से पहले सरोफर ने 27 जनवरी को सभी दलों की बैठक बुलाई है ताकि विधायी और अन्य एजेंडों पर चर्चा की जा सेस 4। बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करके करेंगी। एक रेयर इवेंट के तहत इस बार फौरंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा, जो कि रविवार ईज। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार 9वां बजट विल बी। पार्लियामेंट्री अफेयर मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक 27 जनवरी को सुबह 11 बजे संसद भवन के मुख्य समिति कक्ष में होगी। एक सरोफरी सूत्र ने टोल बजट सत्र 2 अप्रैल तक विल रन। जिसका पहला फेज 13 फरवरी को समाप्त होगा और संसद 9 मार्च को फिर से विल सिट। सत्र ऐसे टाइम में आ रहा है जब विसिडी ऑफ एम्ब्रेस देश भर में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के खिलाफ अभियान चला रही है, जो यूपीए सरोफर के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह लेता आईएस। वहीं सत्ता पक्ष बीजेपी इस नए अफनून को सुधारवादी और पुराने अफनून की खामियों को दूर करने वाला बताकर अपना अभियान चला रही आईएस। फौरंद्रीय बजट ऐसे टाइम में पेश किया जाएगा जब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स ने ग्लोबल इकोनॉमी को हिला दिया। आईएस एक इंटरनल सर्कुलर के अनुसार लोकसभा ने प्रेसिडेंट के अभिभाषण पर धन्यवाद मोशन पर चर्चा के लिए 2 से 4 फरवरी तक 3 दिन टेम्परेरी रूप से तय किए आईसन। 28 जनवरी और 1 फरवरी को शून्यफल नहीं विल बी। लोकसभा में फिलहाल 9 बिल पेंडिंग आईसन, जिनमें विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025, प्रतिभूति बाजार संहिता 2025 और संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 शामिल ईसन। ये बिल फिलहाल पार्लियामेंट्री स्वासी समिति द्वारा विफुराधीन ईसम। आदित्य बिरला ग्रुप की अल्ट्राटेक सीमेंट ने वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया। आईएस कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना बेसिस पर करीब रूलिंगाइज % बढ़कर 1,725 करोड़ रुपए हो गया, जो एनालिस्ट्स के 1,526 करोड़ रुपए के एस्टिमेट से कहीं ज्यादा। आईएस अल्ट्राटेक की ऑपरेशन से इनकम सालाना बेसिस पर लगभग 23% बढ़कर 1,829 करोड़ रुपए रही, जो ब्लूमबर्ग के 20,953 करोड़ रुपए के एस्टिमेट से भी बेहतर है। कंपनी का यह परफॉर्मेंस ज्यादातर ऊंचे बिक्री वॉल्यूम की वजह से रहा, जो 38 मिलियन टन रहा, यानी सालाना आधार पर 15% की इंक्रीज।
हालांकि रियलाइजेशन में 0.4% की सालाना और 3.3% की तिमाही गिरावट आई, क्योंकि जीएसटी में कटौती के चलते ऑफ मतें कम रहीं। तीसरी तिमाही में सी माइंड की ऑफ मतें सालाना 7% और तिमाही आधार पर 9% गिरी, जिसकी वजह जीएसटी में बदलाव के साथ साथ कंपटीशन में बढ़ोतरी भी रही। अक्सर लोग सी मेंट की ऑफ मतों पर ही ध्यान देते आईएसएन, जो जीएसटी में बदलाव के बाद थोड़ी नरम पड़ी आईएसएन। सितंबर के आखिरी सप्ताह, अक्टूबर और नवंबर में ऑफ मतों में थोड़ी नरमी देखी गई, लेकिन बढ़ती मांग के साथ अब देश भर में सभी फ्रॉम जेमाइंट में ऑफ मतों में सुधार दिख रहा है। ऐसा अल्ट्राटेक सीमेंट के बिजनेस हेड और सीएफओ अतुल डागा ने शनिवार को कंपनी की अर्निंग्स कॉल में कहा। कंपनी की ऑपरेटिंग अर्निंग्स यानी ईबीआईटीडीए प्रति मीट्रिक टन बढ़कर 1051 रुपए हो गई, जो सालाना आधार पर 140 रुपए की बढ़ोतरी आयस। कुल खर्च पिछले वित्त वर्ष की दिसी अवधि से लगभग 20% बढ़कर 19,588 करोड़ रुपए हो गया, जबकि ग्रे सीमेंट के लिए पावर कॉस्ट 15%, फ्यूल और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 2 और 4% घटी आईज। हालांकि ग्रे सीमेंट के लिए कच्चे माल की लागत तीसरी तिमाही में 6% बढ़ी। पेट, कोक और कोयले की लागत में बढ़ोतरी हुई आईएस। नया लेबर कोड भी अपना असर डालेगा। रुपये की गिरावट भी आईएस। ये सब सीमेंट इंडस्ट्री पर असर डालेंगे। इन कॉस्टों को ऑफ मतों में पास ऑन करने की वजह आईज हमें भविष्य को लेकर ऑफ फी भरोसा है, डागा ने आगे कहा। देश में नए लेबर कोड लागू होने के बाद कंपनी ने अतिरिक्त ग्रेच्युटी और लीव एंड कैश माइंड के लिए 88 करोड़ रुपए असाधारण खर्च के रूप में मान्यता दी। आईएस तिमाही आधार पर कंपनी की आय और मुनाफा क्रमशः 11% और 40% बढ़ा। वित्त वर्ष 26 के पहले 9 महीनों में अल्ट्राटेक की आय सालाना आधार पर 18.56% बढ़कर 62,712 करोड़ रुपए रही, जबकि मुनाफा 45.7% बढ़कर 5,182 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। दिसंबर 2025 तक कंपनी का समेकित शुद्ध कर्ज सेशन है 1,929 करोड़ रुपए रिमेंड। तुलना करें तो छोटे प्रतिद्वंद्वी नूवोको विस्टा स्कॉर्प की बिक्री वॉल्यूम 7% बढ़कर 5 मिलियन टन रही। डालमिया भारत ने 7.3 मिलियन टन, सालाना आधार पर 9.5% की बढ़ोतरी, और जेके सीमेंट की ग्रे सीमेंट बिक्री 5.32 मिलियन टन रही, जो सालाना आधार पर 22% अधिक आईएस। अल्ट्राटेक का कैपेसिटी एक्सपेंशन प्रोग्राम इस तिमाही में भी बढ़िया रहा, क्योंकि दिस ने महाराष्ट्र में 0.6 मिलियन टन हर साल की सीमेंट कैपेसिटी शुरू की और राजस्थान में 1.2 मिलियन टन हर साल की कैपेसिटी चालू की। इन एडिशंस के साथ अल्ट्राटेक की डोमेस्टिक ग्रे सीमेंट कैपेसिटी अब 188.66 मिलियन टन हर साल हो गई है। यूएई में 5.4 मिलियन टन हर साल की सीमेंट कैपेसिटी के साथ कंपनी की ग्लोबल कैपेसिटी 199.06 मिलियन टन हर साल तक पहुंच गई है। फाइनेंशियल ईयर 2026 की दूसरी तिमाही में कंपनी ने अपनी सीमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 10,255 करोड़ रुपए के बड़े इन्वेस्टमेंट प्लान का ऐलान किया। यह नया एक्सपेंशन फाइनेंशियल ईयर 2028 तक पूरी तरह चालू होने के बाद दिस की कुल कैपेसिटी को ग्लोबली 240.6 मिलियन टन हर साल तक ले जाएगा, जिससे यह, आप जानते आईसन, दुनिया के सबसे बड़े सीमेंट प्रोड्यूसर्स में से एक बन जाएगा। अल्ट्राटेक आने वाले सालों में सीमेंट की मजबूत डिमांड को बनाए रखने के लिए अलग अलग राज्यों और फ्रोमक्टर्स में आने वाले बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर दांव लगा रहा है। प्राइवेट सेक्टर लेंडर इंडसइंड बैंक 2025 से 2026 की तीसरी तिमाही में फिर से प्रॉफिट में आ गया, लेकिन इस क्वार्टर में उसका नेट प्रॉफिट सालाना 91% गिरकर 128 करोड़ रुपए हो गया,
जो ज्यादा प्रोविजंस और कम नेट इंटरेस्ट और नॉन इंटरेस्ट इनकम की वजह से हुआ। बैंक को 20-25 से 20-26 की दूसरी तिमाही में 437 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। इसके अलावा बैंक ने कहा कि सुनील मेहता 30 जनवरी को अपना टेन्योर पूरा होने पर उसके पार्ट टाइम चेयरमैन और डायरेक्टर नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना मौजूदा टेन्योर आगे जारी रखने की इच्छा नहीं जताई। जिसके बाद बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ डेलोइट इंडिया से अप्रूवल मिलने के बाद 31 जनवरी से अरिजीत बसु को इस पोस्ट पर अपॉइंट किया है। रिजर्व बैंक ऑफ एयर इंडिया से अप्रूवल मिलने के बाद बसु, जो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस फर्म्स में चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर ओएफएम कर रहे थे, उन्होंने शुक्रवार को तुरंत इफेक्ट से उस रोल से इस्तीफा दे दिया। बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम 13% गिरकर 4,562 करोड़ रुपए हो गया, क्योंकि उसका लोन बुक 13% कम हो गया था, और तिमाही दर तिमाही 3% गिरकर 3.17 ट्रिलियन रुपए हो गया। बैंक का होल फॉर्मल बुक 28% गिरकर 1.12 ट्रिलियन रुपए हो गया है, जिसमें बड़े कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो में 40% की गिरावट आई है। ई फ्रॉम साइड पर व्हीकल फाइनेंस, रिटेल और छोटे कॉर्पोरेट बुक में डिसबर्समेंट अच्छा रहा। हालांकि हमारा एवरेज लोन बुक 2% कम हो गया, क्योंकि माइक्रो लोन में लगातार गिरावट आई और कॉर्पोरेट्स में रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बदलाव हुए, ऐसा राजीव आनंद ने कहा, जो इंडसइंड बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आइसन। आनंद ने कहा कि बैंक का लक्ष्य है कि वो आगे जाकर 2026 से 2000 रूलिंग आइज में मारफोर्ट के साथ बढ़े और अगले 12 से 18 महीनों में 1% रिटर्न ऑन ई फ्रॉम इट्स डे। बैंक के फोकस एरियाज में लेसर्शियल व्हीकल्स, माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस शामिल आईएसएन। बैंक की दूसरी इनकम 28% गिरकर 1,707 करोड़ रुपए हो गई। खास बात यह है कि बैंक ने नेट इंटरेस्ट मार्जिन में सुधार दिखाया, ऐसे समय में जब दूसरे बैंक आरबीआई द्वारा घोषित रेट कट के ऑफ रन मार्जिन में गिरावट दिखा रहे आईएसएन। बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2025 से 2026 की तीसरी तिमाही में 3.52% रहा, जो पिछली तिमाही से 20 बेसिस पॉइंट ज्यादा है। आनंद के मुताबिक मार्जिन में यह बढ़ोतरी कुछ वन टाइम इफेक्ट्स की वजह से है, और अगर उन्हें हटा दिया जाए तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन पिछली तिमाही के बराबर ही रहेगा, और बैंक को विश्वास है कि वो इन लेवल्स को बनाए रखेगा, भले ही आगे चलकर रेट कट हो। बैंक ने 2025 से 2026 की दूसरी तिमाही में 3.32% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन रिपोर्ट किया था। लेंडर के प्रोविजंस और कंटीजेंसीज साल दर साल 20% बढ़कर 2,096 करोड़ रुपए हो गए। हालांकि क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर प्रोविजंस और कंटीजेंसीज 20% कम हो गए। बैंक ने 2,560 करोड़ रुपए के नए स्लिपेज रिपोर्ट किए, जबकि इकॉफ्स 25-26 की दूसरी तिमाही में यह 2,537 करोड़ रुपए थे। तीसरी तिमाही में माइक्रो लोन को छोड़कर सभी बिजनेसेस में स्लिपेज रेंज बाउंड रहे आईएसएन। माइक्रो लोन में स्लिपेज पिछली तिमाही की तरह ही ज्यादा रिमेन्ड। हमने इस साल की शुरुआत में स्ट्रिंजेंट अंडरराइटिंग नॉर्म्स लागू किए थे। आनंद ने कहा कि ये नॉर्म्स इफेक्ट दिखाना शुरू कर रहे आईएसएन, क्योंकि इंक्रीमेंटल स्ट्रेस फॉर्मेशन लगातार कम हो रहा है, और यह भी कहा कि बैंक आउटस्टैंडिंग स्ट्रेस बुक्स को कम करने की दिशा में ओएफएम कर रहा है, जैसा कि नेट नॉन परफॉर्मिंग ए फ्रॉमेट्स में सीक्वेंशियल गिरावट से साफ आइज। बैंक की ए फ्रॉमेट क्वालिटी में सुधार हुआ, जिसमें ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग ए फ्रॉमेट्स एक ओएफएस 25-26 की तीसरी तिमाही के एंड में 3.56% तक गिर गए, जो पिछली तिमाही से 4 बेसिस पॉइंट कम थे, और नेट नॉन परफॉर्मिंग ए फ्रॉमेट्स 1.04% पर थे। बैंक के डिपॉजिट्स साल दर साल 4% और तिमाही दर तिमाही 1% कम होकर 3.93 ट्रिलियन रुपए हो गए। हम इनएफिशिएंट ए फ्रॉमेट्स और लायबिलिटीज को कम करके और फोकस्ड एरियाज में ग्रोथ कैपिटल एलोफोर्ट करके बैलेंस शीट को सही करने का अपना तरीका जारी रखे हुए आईएसएन
हमारे एवरेज डिपॉजिट्स में 1% की लेसी आई, जो पूरी तरह से बल्क डिपॉजिट्स में लेसी के ऑफरन हैपेंड। एवरेज रिटेल डिपॉजिट्स तिमाही दर तिमाही स्टेबल रहे और पीरियड एंड बेसिस पर मामूली रूप से बढ़े। नतीजतन रिटेल डिपॉजिट्स का शेयर पिछले क्वार्टर में 40% से बढ़कर 40.5% हो गया। आनंद ने कहा, ए फ्रॉम्ड ग्रोथ, मुझे नहीं लगता हमारे लिए कोई प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि यहां चैलेंज हमारी लायबिलिटी फ्रेंचाइजी की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को सुधारना है, चाहे वह रिटेल हो, ग्रैन्युलराइजेशन हो, बल्क डिपॉजिट्स में लेसी हो और इसी तरह, आनंद ने कहा। चूंकि आनंद ने अगस्त 2025 में बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में पदभार संभाला है, तब से बैंक लीडरशिप पोजीशंस में अपॉइंटमेंट कर रहा है। उस साल हुए ऑफ फंडिंग डिबेकल के बाद, जिसके ऑफ रन उनके पूर्व सीईओ और डिप्टी सीईओ को इस्तीफा देना पड़ा। बैंक ने होल फॉर्मल बैंकिंग का एक नया हेड, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर, चीफ डेटा ऑफिसर, एमआई बिजनेस का हेड, डिजिटल का हेड और भारत फाइनेंशियल का सीईओ अपॉइंट किया। आईएएस आगे चलकर बैंक इस साल मार्च तक चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, चीफ रिस्क ऑफिसर, रिटेल बैंक का हेड और अन्य लोगों को अपॉइंट करने की सोच रहा है, जिनके ज्वाइन करने की उम्मीद आईएएस इसके साथ टॉप लीडरशिप टीम ऑफ फी हद तक अपनी जगह पर होगी, आनंद ने कहा।